Good morning, dear students. How are you? Welcome to the SST class. Beta, we had completed chapter number 3 from geography portion. Now we will start chapter number 10, or you can say chapter number 3 from history. Colonialism, rural and tribal societies. Okay. So beta, what is colonialism? Colonialism क्या होता है बेटा? Colonialism is the act of one nation controlling another for economic gain. बेटा कॉलोनिज्म क्या होता है? एक शक्तिशाली जो हमारी कंट्री होती है, ठीक है, वो क्या है, दूसरी देश या दूसरे 2 या 3 देशों पर क्या है, अपना राजस्व कर लेती हैं, अपना उस पर अधिकार जमाने लगती हैं. किसके लिए? फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. बेटा जैसे कि लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसमें आपको क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ सबसे पहले एज अ ट्रेडर आए हमारे पास, ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, हमारे देश के स्वामी बन गए, हमारे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया. तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कितने हमने स्ट्रगल्स किए, कितने युद्ध हुए अपने आप को इंडिपेंडेंस करने के लिए, ठीक है. और अब हम पढ़ेंगे उनके इम्पैक्ट्स क्या थे हमारी कंट्री के ऊपर, ठीक है. तो उस इम्पैक्ट में से हमारा सबसे फर्स्ट है हमारा कॉलोनिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़. अब क्या है कि उनके द्वारा हमारे देश पर राज कर लिया गया, ठीक है. अब क्या है, वो हमारे देश के ऊपर क्या है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया. तो क्या करने लगे, वो अपनी इकोनॉमी इनकम बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारी रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ में अलग अलग क्या है सिस्टम उन्होंने लागू कर दिए. हम आगे पढ़ेंगे कि धीरे धीरे किस तरीके से वो इतने ज़्यादा हमारे देश के ऊपर हावी हो गए कि उन्होंने हमारे रूरल एरियाज़ को एकदम से डिस्ट्रॉय ही कर दिया. लेकिन हमारा जो पहले हमारा रूरल एरिया था बेटा, दैट वाज क्वाइट सफिशेंट. वो बहुत खुश थे, वो जितना भी कमाते थे, क्योंकि उस समय कोई उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई रेवेन्यू नहीं था. बेटा रेवेन्यू वो होता है जब हम किसी को हम मनी देते हैं किसी को एज अ टैक्स, ठीक है. और आप ये रेवेन्यू है जो वर्ड है वो आप इस चैप्टर में बार बार बहुत बार सुनेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेवेन्यू. तो मतलब यही बताया जाएगा आपको इस चैप्टर में कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी जो रूरल और ट्राइबल सोसाइटीज़ को किस तरीके से बिल्कुल बिखेर के रख दिया, बिल्कुल उसको उन्होंने डिफरेंट यू कैन से कि बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया उनकी ग्रोथ को. ओके बेटा, आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ colonial agrarian policy and its impact. बेटा colonial agrarian policy हमारी क्या थी बेटा? ये वो पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी. किसके लिए? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है. तो सबसे पहले उन्होंने हमारे फार्मर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ठीक है. अब हम देखेंगे कॉलोनियल एग्रीगेंट पॉलिसी क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या हैं. सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, क्योंकि बेटा आपको एग्ज़ाम में आ सकती है ये कॉलोनियल एग्रीगेंट, ठीक है. पॉलिसीज रेफर्स टू द पॉलिसीज ब्रिटिशर्स मेड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा. ये वो पॉलिसीज़ हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो हमारा एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था उसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी. ओके, अब हम उस पॉलिसीज़ को देखेंगे और हम उसके इम्पैक्ट देखेंगे कि उनके इम्पैक्ट क्या पड़े हमारे ऊपर और हमारी एग्रीकल्चर पे. बिफोर द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द रूरल लाइफ इन इंडिया वॉज सिंपल एंड सेल्फ सफिशेंट, ठीक है बेटा. क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो हमारा रूरल एरिया था, जो भी हमारा विलेज की लाइफ थी वो बहुत क्वाइट सिंपल थी, सिंपल साधारण, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट. वो अपने आप में बहुत खुश थे, उनके पास जितना भी था वो सेटिस्फाई थे. द ब्रिटिश ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू.
जैसे मैंने आपको बेटा पहले बताया था कि आप इस चैप्टर में ये वर्ड रेवेन्यू बहुत सुनेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि भी रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। रेवेन्यू इज़ अ टर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। ये वो टैक्स होता है बेटा, ये वो पैसे होते हैं, मनी रेगुलरली रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट और एनी ऑफ कंट्री और कंपनी, ठीक है बेटा। ये रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स होता है, जो क्या है वहाँ पे जो भी रूल कर रहा है वो आपके ऊपर क्या है अपने अकॉर्डिंग रेवेन्यूज़ लेता है, ठीक है। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स के जो है वो चार्जेस करता है, और वहाँ पे हमें जो रहने वाले लोग होते हैं उनको जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है या भी जो भी कंपनी थी उसको हमें वो पे करना होता है। ओके, तो क्या था, जब ब्रिटिश आए उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहा किसमें, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। वो क्या करते थे, लालच देते थे कि देखिए आप ऐसे करेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा, लेकिन साइड बाय साइड क्या है उनका मेन पॉलिसी क्या थी, अपना इकोनॉमी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना। इंडिया का तो कुछ नहीं कर रहे थे वो, बट अपनी इकोनॉमिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत से चेंजेस लाए वो। एग्रीकल्चर का ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। अब क्या था, उन्होंने लोगों को बहुत भ्रम में फैलाया, उन्होंने बहुत लोगों को किया कि हम एग्रीकल्चर को एज अ ट्रेड यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, क्यों सेल्फ सेटिस्फाइड थे, वो जितना उगाते थे, ठीक है, अपने लिए उगाते थे और अपने देश के लिए और अपने नियर बाय एरियाज़ के लिए। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने उनको ये लालच देना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम आपके एग्रीकल्चर को एज अ ट्रेड यूज़ करें, यानी और कंट्रीज़ के साथ हम उसको व्यापार में लाएं। ओके, और द ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइज्ड वेरियस method to ensure the collection of revenue from Indian territories and controlled by them। क्या था, इसी तरीके से धीरे धीरे उन्होंने पहले हमारे रूरल एरियाज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लाए वो, उसके बाद क्या है उन्होंने बहुत सारे मेथड यूज़ किए फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मनी को कलेक्ट करने के लिए जो हम इनको पे करते हैं, ठीक है। और किस किस में यूज़ करते थे वो, जैसे इंडियन टेरिटरीज़, एक जगह से दूसरी बाउंड्री क्रॉस करने का वो क्या करते थे, टैक्स चार्ज करते थे, ठीक है। और क्या है, कंट्रोल्ड बाय देम, और उनका जो भी था मतलब टेरिटरीज़ और एनेक्स्ड क्या होता है, जो भी रीजन, जो भी तबके, जो भी ट्राइब्स उनके काबू में थे, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का वो टैक्स लेते थे, इधर उधर मूव करने का टैक्स लेते थे। तो मतलब उन्होंने एकदम से आकर बहुत ज़्यादा इंडिया में क्या है टैक्स लगाने शुरू कर दिए। As the British Empire expanded, the amount of revenue also increased so much so that land revenue became the biggest source of income for the company। Yes, बेटा जैसे जैसे आपका ये ब्रिटिश एम्पायर जो है वो एक्सपैंड होता गया, उनके जो टैक्सेस थे यानी जो उनका मनी जो हमें रेवेन्यू पे करना था वो भी क्या था, बढ़ता जा रहा था, ठीक है। उनका क्या था कि आपके पास जितनी बड़ी और जितनी ज़्यादा आपके पास लैंड होगी उतना ज़्यादा ही आपको उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा आपके पास इनकम होगी उतना ज़्यादा आपको उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही ज़रिया था उनकी मोटी इनकम का, ब्रिटिशर्स की मोटी इनकम का यही ज़रिया था। वो क्या करते थे, इंडिया की हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाते थे और उससे वो क्या करते थे, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते थे। वो सारा पैसा कहाँ चला जाता था, हमारा इंग्लैंड, और वहाँ जाके वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस को, ठीक है, और वहाँ की इकोनॉमी को क्या है वो स्ट्रॉन्ग करते थे। मींस यहाँ से लूट के जाते थे और वहाँ पर जाके अपने मींस के लिए वो ये सब किया करते थे। यस, देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, एट दिस स्टेज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू लेगिटिमाइज द प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हाँ जी, अब लेकिन लोगों को उनकी एक्सप्लॉयटेशन समझ आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि भाई डायरेक्ट इस तरीके से टैक्सेस लेने से उन्होंने क्या किया, एक न्यू सेटलमेंट, मतलब एक उन्होंने सेटलमेंट्स मीन रहना, कहीं पर अच्छे से प्रॉपर से बसना। उन्होंने क्या किया, एक न्यू सेटलमेंट को उन्होंने बोला कि भाई एक हम नई सेटलमेंट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो किस लिए कर रहे थे सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस, ताकि जो उनके अनफेयर्स मीन थे, वो इलीगली जो हमारा इकोनॉमी को लूट रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक और यहाँ पर इंडिया के पीपल को क्या है जस्ट लाइक एक धोखा दिया। उन्होंने एक सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने नाम दिया जमींदारी सिस्टम,
क्या था? देयरफॉर द जमींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल। क्या था? जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या थे? जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे रिच पीपल थे, जैसे कि राजा महाराजा हो गए और उनके अंडर काम करने वाले लोग, उनके पास दे आर क्वाइट इकोनॉमिकल, वो क्या थे? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे। तो क्या था? उनके लिए उन्होंने क्या है, एक ज़मींदारी सिस्टम किया। और ये कब हुआ था? 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एंड वेस्ट इंडिया वर पुट अंडर द रोटवारी सिस्टम। अब साउथ एंड वेस्ट में कौन सा सेटलमेंट लाया गया? रोटवारी सिस्टम। वेयर एज पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध कम अंडर महलवारी सिस्टम। ठीक है, 3 उन्होंने सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए। दैट फर्स्ट इज जमींदारी सिस्टम, सेकंड इज रोटवारी सिस्टम एंड थर्ड इज महलवारी सिस्टम। ठीक है बेटा, उसके बाद हम इन्हीं 3 सिस्टम्स को डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। बेटा, द वेरी फर्स्ट सेटलमेंट इज जमींदारी सिस्टम, द परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। अब देखेंगे बेटा हमारा जमींदारी सिस्टम क्या था। जमींदारी सिस्टम वॉज मेड अ हेरिडिटरी राइट टू द जमींदार अंडर द परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी बंदोबस्त इन 1793। बेटा अब एक जमींदार सिस्टम क्या था, उसको अब हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके सबसे पहले उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस दे दिया। मींस कि वो क्या है, उन्होंने ये बनाई, उन्होंने लाइक इकोनॉमिकल वाइज जो सेटलमेंट की, इसमें सबसे पहली सेटलमेंट को उन्होंने नाम दिया हमारा ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, उसको उन्होंने बोला परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। मतलब उनका एक ही वेजेस रहेगा जैसे पहले। और उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी या इनकम में वेरिएशन आएंगे, आपके जो टैक्सेस हैं, आपके जो रेवेन्यू हैं वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन ज़मींदारी सिस्टम में उन्होंने क्या किया कि कुछ ज़मींदारों को परमानेंट उन्होंने एक तबका दे दिया कि दैट यू आर ज़मींदार्स। ठीक है, आप ज़मींदार हो, आपके जो टैक्सेस रहेंगे, जो आपके रेवेन्यू रहेंगे वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, वो कोई भी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो उसके ऊपर आने से चार्ज नहीं करते थे। उन्होंने क्या है, उनकी इनकम के ऊपर एक बेसिक टैक्स जो है वो कर दिया था। और क्या था, जमींदारी सिस्टम बेटा हेरिडेटरी था। हेरिडेटरी मींस आज अगर वो जमींदार हैं तो उसके आने वाले जो उनके जो आगे वाली जो उनकी जनरेशन है वो भी क्या है, इवन उनके एंसेस्टर्स भी क्या थे, वो जमींदार थे। जो प्रेजेंट में है वो भी जमींदार हैं और जो फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी वो भी क्या रहेगी, उनके जमींदार रहेगा। और उनके जो हाउस थे वो परमानेंट थे। ठीक है, यानी उन्होंने एक कॉलोनी बसाई कि यहाँ पर क्या रहेंगे, सिर्फ जमींदार्स। ठीक है, और उन्होंने उनके जो टैक्सेस थे, जो हाउस रेवेन्यूज थे, वो क्या है, फिक्स कर रखे थे। द सिस्टम गेव बर्थ टू न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। क्या था, इस सिस्टम ने एक नए क्लास को जनरेट किया जिसका क्या नाम रखा, क्या हुआ, जिनको हमने बोला लैंडलॉर्ड्स, कंसिस्टिंग ऑफ राजाज एंड तालुकदार्स कॉल्ड जमींदार, हु हैड द पावर टू एविक्ट एनी कल्टिवेटर ऑफ द सॉइल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या है, अब उन्होंने क्या किया, इंडिया को ही इंडिया के अगेंस्ट कर दिया, लाइक इंडियन पीपल को ही इंडियन पीपल के ऊपर हेड कर दिया। ठीक है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल, ये उनका बेसिक वो था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इंडिया के ही पीपल को उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम में लाकर, और वो क्या करते थे, जो लैंड लेबर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनके ऊपर क्या है, उन्होंने हेड कर दिया। और वही क्या है, उनके ऊपर से टैक्स जो है वो चार्ज किया करते थे। अब उनका काम क्या था, जो ज़मींदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उनसे टैक्स वसूलने की कोशिश करते थे, ताकि सबसे बड़ी बात है जो मैक्सिमम टैक्स था, क्योंकि उनके ऊपर क्या था, टैक्स तो फिक्स थे ज़मींदारों का, लेकिन वो अपने से नीचे वाले लोगों को क्या है, प्रेशराइज करते थे, वो उनसे टैक्स ज़्यादा लेते थे, ताकि जो ज़मींदारी सिस्टम वाले थे, जो लोग थे, उनका क्या है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू टेक फ्रॉम मनी लैंडर्स टू पे अनपेड रेंट। अब जब बेटा कभी कभी नेचर की मार पड़ती थी, या आपकी क्रॉप्स या आपकी फसलें अच्छी नहीं होती थी, तो वो उनको क्या मजबूर करते थे कि और जो आपके मनी लैंडर्स हैं, जो पैसे देते हैं, उनसे आप पैसे लेके जो है वो टैक्स जो है वो
पूरे कीजिए, विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल। और जो छोटे हमारे किसान थे उनकी लाइफ क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था। ठीक है, पहले टैक्स क्या लेती थी, गवर्नमेंट लेती थी डायरेक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, लेकिन अब उन्होंने उसके बीच में क्या डाल दिया, ज़मींदार। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट था वो किसके पास जाता था, ज़मींदारों के पास, क्योंकि ज़मींदारों के ऊपर तो टैक्स फिक्स था, लेकिन जो छोटे लेबर्स थे उनके ऊपर टैक्स जो है वो फिक्स नहीं था। नेक्स्ट सिस्टम इज़ बेटा अवर रोटवारी सिस्टम। अब बेटा रोटवारी सिस्टम किस लिए था, ये था उन कल्टीवेटर्स के लिए जो हमारे लैंड लेबर्स थे, जो हमारे फार्मर्स थे। अब ये उनके लिए सेटलमेंट थी, जिसका क्या नाम दिया उन्होंने, रोटवारी सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया बाय थॉमस मुनरो इन 1820। ये जो लैंड रेवेन्यू का यानी लैंड पे टैक्स लेने का जो सिस्टम था, ये सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, साउथ इंडिया में। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, थॉमस मुनरो इन 1820। लेटर इट केम इनटू इफेक्ट इन बॉम्बे एरियाज ऑल्सो। और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ कहाँ पर आ गया, इन बॉम्बे एरियाज। दिस सिस्टम एस्टेब्लिश्ड अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रोड्स। रोड्स क्या थे हमारे, कल्टीवेट। अब इस सिस्टम में क्या था कि जमींदार को बीच में से निकाल दिया गया, और ये जो डायरेक्ट सेटलमेंट थी वो किसके बीच में थी, गवर्नमेंट यानी कंपनी और रोड्स के बीच में। अब इसमें जो भी टैक्स था, जो भी रेवेन्यू था, वो डायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट चार्ज करती थी, और ये क्या थे, बहुत ज़्यादा हाई थे। डू यू नो, देखिए बेटा, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अंडर द रोटवारी सिस्टम द टैक्स वॉज नॉट बेस्ड ऑन द प्रोड्यूस। रोटवारी सिस्टम में क्या था बेटा, टैक्स लिया जाता था उसके ऊपर नहीं जो आपकी फसलें हुई हैं, क्या देख के लिया जाता था कि आपके पास सॉइल कितनी फर्टाइल है। मीन्स उनका ये मानना था कि जिनके पास फर्टाइल सॉइल होगी उनकी क्रॉप जो है वो अच्छी होगी ही होगी, मतलब उनके लैंड के ऊपर टैक्स था, लेकिन उनकी जो ऊपर फसलें थी, उनकी जो इनकम थी, उसके ऊपर टैक्स नहीं था, उनके लैंड पे टैक्स था। नेक्स्ट, द रॉयट्स वर फोर्स्ड टू पे रेवेन्यू इवन व्हेन देयर वर नो क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड्स। हाँ जी, अब रॉयट्स को क्या बोला जाता था कि आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, अगर आपकी फसल अच्छी हुई है, नहीं हुई है, फ्लड है, ड्रॉट है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी अगर अकर होती थी तो भी क्या है, रॉड्स को क्या है, अपना रेवेन्यू जो है वो पे करना पड़ता था। नेक्स्ट सिस्टम इज आवर महलवारी सिस्टम। बेटा महलवारी सिस्टम क्या था, द महलवारी सिस्टम वॉज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदार सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। बेटा अब हमारा जो महलवारी सिस्टम था वो जमींदारी सिस्टम का क्या था, रिपीटेड वर्जन था, उसका अपडेटेड वर्जन था, और ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, हॉल्ट मैकेंजी ने। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822। ये कहाँ कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1822 इन गैंगटिक वैली। गैंगटिक वैली मतलब जो गंगा के आसपास के एरिया थे जहाँ पर लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, ये एरियाज थे बेटा जहाँ पर उन्होंने महलवारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इन दिस सिस्टम अ कलेक्टिव सेटलमेंट वॉज मेड विद अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड महल। अब बेटा उन्होंने क्या किया, विलेजेस को ही नाम दे दिया महल। मतलब कि जैसे पहले वो क्या करते थे कि हर एक इंडिविजुअल से अलग अलग रेवेन्यू लेते थे, अब उन्होंने क्या किया कि भाई जो जितने अभी मान लीजिए एक एरिया है, एक एरिया में मान लीजिए एक एरिया को एक विलेज है, उसके अंदर मान लीजिए 20 सेटलमेंट्स हैं, उसी घर में उस एरिया में 20 घर हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन 20 घरों का पूरे लैंड के अकॉर्डिंग इकट्ठा टैक्स ले लिया। पहले क्या करते थे, वो एक एक इंडिविजुअल से टैक्स लेते थे, अब उन्होंने क्या किया, उनकी कलेक्शन उन्होंने कैसे सोचा कि क्यों ना हम ऐसे करें कि सबसे पहले हम देख लें कि एक विलेज में किसके पास कितनी ज़मीन है, यानी टोटल नंबर ऑफ लैंड। अगर मान लीजिए एक विलेज में 1000 एकड़ लैंड होती है, तो उन्होंने ये बोला कि क्यों ना हम अलग अलग करके हम ये देखें कि 1000 एकड़ लैंड के ऊपर हम कितना टैक्स चार्ज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या है, वो अमाउंट सभी विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ठीक है ना। क्या था, दोबारा बता रही हूँ आपको, पहले क्या होता था, वो सिंगल टैक्स ले रहे थे, हाउस नंबर 1 से इतना, हाउस नंबर 2 से इतना, हाउस नंबर 3 से इतना। अब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम हाउस वाइज जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो क्यों ना हम अब विलेज को ही एक महल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वहाँ से हम क्या है, कलेक्टिवली जो है वो हम
अपना रेवेन्यू चार्ज करेंगे। मीन्स अगर एक जगह की पूरी लैंड 1000 एकड़ है तो उन्होंने बोला क्यों ना हम 1000 एकड़ के ऊपर अपना रेवेन्यू चार्ज करेंगे, बाकी जो विलेजर्स हैं वो अपना अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर लैंड। जिसके पास जितने लैंड होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपना रेवेन्यू सारा कलेक्ट करके, यानी रेवेन्यू जो है वो एक महल की तरफ से कलेक्ट होकर डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ओके, द मलवारी सिस्टम प्रूव्ड टू बी अ कर्स फॉर द पीजेंट्स। और अब ये क्या हो गया, उनके लिए एक अभिशाप हो गया। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा था, अब जिसके पास कम ज़मीन थी उसका रेवेन्यू कम था। तो क्या हुआ, ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। अब एक दे रहा है 100 रुपये लेकिन एक दे रहा है 1000 रुपये। पहले क्या था, पहले सबके लिए सेम था, एक क्लास के लिए सबके लिए सेम था, चाहे आपके पास जैसी मर्जी लैंड हो, चाहे आपके पास बंजर हो, चाहे कल्टीवेटेड हो, जैसे भी आपके पास लैंड थी। लेकिन अभी क्या हुआ, ये एक कर्स प्रूफ हुआ। द वाइड स्प्रेड ऑफ रेस्टमेंट अमंग द फार्मर ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भुखमरी और बहुत ही लो क्लास पे आ गए थे फार्मर्स। कहाँ के, हमारे नॉर्थ इंडिया के। बिटवीन 1830 टू 1840 वॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यही मलवारी सिस्टम, जब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए तो इसी के कारण जो हमारा रिवॉल्ट है जो स्टार्ट हुआ था 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये उसकी नींव किसने रखी, इसी मलवारी सिस्टम ने। ओके बेटा, तो आज हमने क्या किया, आज हमने चैप्टर को स्टार्ट किया। उसमें हमने पढ़ा कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, कॉलोनियल एग्रीग्रेन पॉलिसी हमने पढ़ी, सिस्टम हमने सेटलमेंट्स पढ़े, जमींदारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम एंड मलवारी सिस्टम। नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, रीड द चैप्टर थॉरली। आपने इस चैप्टर को बेटा थॉरली पढ़ना है और मार्क करना है। ओके बेटा, एंड ट्राई टू सॉल्व योर बैक एक्सरसाइज और यू कैन सॉल्व ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।